हेलो दोस्तों, जय हिंद। हंसिनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने व्याकरण के कुछ तथ्यों का अध्ययन किया, जैसे स्वर, व्यंजन, स्वर के कितने प्रकार होते हैं और मूल रूप से कितने उनके प्रकार हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजन कहते किसे हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया। तो हमने वर्ड की इसे हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है शब्द विचार। अब शब्द विचार की हम अध्ययन करेंगे। शब्द विचार की सबसे पहले देखते हैं कि शब्द विचार, शब्द कहते किसे हैं, शब्द को बनाया कैसे जाता है, यह किन किन परिस्थितियों में कार्य करता है। तो निम्न प्रकार से पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर लेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है, वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। छोटे छोटे वर्णों को, जैसे इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, वर्णों के मेल से वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द, जो हमारा शब्द है, इसकी रचना कैसे की जाती है, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि शब्दों की रचना कैसे होती है। तो परिभाषा के द्वारा वर्णों के मेल से बने सार्थक, अर्थात जो सार्थक वर्ण समूह बन रहा है, जिसका कोई न कोई अर्थ निकल रहा है, जो कि किसी न किसी चीज़ को इंगित कर रहा है, उसके सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द। जैसे हम उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे कमल। कमल में हमें कितने वर्ण मिलेंगे, कम से कम इसमें, कम से कम क्या, इसके 6 वर्ण। अगर इसका हम डिवाइडेशन करते हैं, इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसके वास्तविक रूप को अगर हम दर्शाते हैं, तो इसमें हमें 6 वर्ण प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इसके साथ हमारा कहीं न स्वर जुड़ा हुआ है। अब इसको जब हम करेंगे तो क हो जाएगा डैश प्लस ए हो जाएगा, इसके बाद अगला प्लस में हलंत होगा, प्लस इसके साथ भी ए जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने पिछली परिभाषा में क्या पढ़ा था, व्यंजन की, व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है या व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब भी हम इस व्यंजन को बोलते हैं तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि इसमें किसी न किसी दूसरे वर्ण की सहायता हमें पड़ रही है। तो परिभाषा के अनुसार हम देख लेंगे कि व्यंजन उसे कहते हैं जिन व्यंजनों को बोलने के लिए या जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, जो है ये सारे हमारे व्यंजन समूह हैं। तो व्यंजन समूह को जब हम खंड करेंगे तो इसमें से सारा क्या होगा, निकल के स्वर और व्यंजन बाहर आएंगे, प्लस अ। ये इतने सारे वर्ण हो गए। अर्थात यह जब जुड़ते हैं आपस में तो यह किसी न किसी एक ऐसे सार्थक शब्द समूह का निर्माण करते हैं जिसका कोई न कोई क्या होता है, अर्थ निकलता हो। तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा, कमल। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, नयन। नयन में भी सेम प्रक्रिया होगी। अगर इसको हम करते हैं तो ने हलंत प्लस ए प्लस ए प्लस ए, नया न प्लस न प्लस अ। इसका खंड करेंगे, स्वर और व्यंजन सारे अलग हो जाएंगे। तो इसका भी कोई न कोई क्या होता है, इसका भी कोई नयन का भी अर्थ निकल के एक पॉजिटिव रूप में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं। शब्द के भेद। एक हमारे सर हैं, उनका नाम माननीय राजकुमार जी है। उनका एक कमेंट आया था कि सर आप
पढ़ा रहे हो तो जो आपका टेक्स्ट है पहली वीडियो में थोड़ा छोटे आए थे। मैंने कि ठीक है सर, टेक्स्ट का मैं थोड़े से उसे और बढ़ा दूंगा ताकि हमें वीडियो पे क्लीन दिखाई नहीं लगे, ताकि आपको देखने में कोई परेशानी दिक्कत ना उठानी पड़े। इसलिए मैं थोड़ा इस टेक्स्ट की साइज़ को क्या कर दिया हूँ, बढ़ा दिया हूँ। तो हमें उम्मीद है कि अब वीडियो सही दिख रही होगी, टेक्स्ट साफ दिख रहे होंगे, देखने में कोई परेशानी नहीं होती होगी। तो आते हैं शब्द के भेद। तो इसके निम्नलिखित 4 भेद हैं। यहाँ लिख लेंगे शब्द के निम्न लिखित भेद हैं। यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे। नंबर 1 में क्या है, रचना के आधार पे। रचना के आधार पर 1 नंबर हो गया। नंबर 2 में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पे। नंबर 3 अर्थ के आधार पे। और सबसे नंबर लास्ट है विकार या प्रयोग के आधार पे। विकार या प्रयोग के आधार पर। ये इसके शब्द के 4 भेद हो गए, जो कि हम इसमें से फर्स्ट पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्दों के अर्थ, इनकी परिभाषा, सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। शब्द के भेद में नंबर 1 पढ़ेंगे। रचना के आधार पर। रचना के आधार पे, तो शब्द के भेद में पहला हुआ है रचना के आधार पे। आधार पे शब्दों के 3 भेद हैं। इनके भी कितने हैं, 3 भेद। रचना के आधार पे शब्दों के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। नंबर 1 पे आता है रूढ़ शब्द। अब इसकी परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। रूढ़ शब्द कहते किसे हैं, इसका निर्माण किन किन कैसे होता है, इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द होते हैं जो किसी अन्य वर्ण के मेल से नहीं बने होते हैं, वो ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं। परिभाषा अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हों, किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हों, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे
जैसे में क्या हो गया, घर। ये हम जब से अध्ययन कर रहे हैं तब से घर देख रहे हैं। घर के अंदर तो इनका खंड करने पे कोई सार्थक रूप हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए किसके अंतर्गत आएगा, नंबर 2 नाक, कान इत्यादि। ये जितने शब्द हैं ये क्या है, रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसका खंड नहीं किया जाता। दूसरी परिभाषा हम देखना चाहें तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड हम आसानी से नहीं कर सकते, या उनका खंड होता ही नहीं है, ना तो उनका कोई सार्थक रूप निकलता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। नंबर 2 की बात कर रहे थे, यौगिक शब्द। नंबर 2 वे शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनका कोई न कोई वजूद होता है, जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहे तो लिख लेते हैं, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलके बने होते हैं, जो दो सार्थक शब्दों से मिलके बने होते हैं। इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे विद्यालय। विद्यालय का सार्थक रूप अगर इसका हम खंड करते हैं तो क्या होगा, विद्याधन आलय, अर्थात विद्यालय। विद्या इसका हो गया अर्थ, शिक्षा, आलय मीन्स शिक्षा का स्थान या शिक्षा का घर कह लीजिए। आलय मीन्स क्या होता है, शिक्षा का घर भी कह सकते हैं, या शिक्षालय को जहाँ पे शिक्षा दी जाती है उसको हम विद्या का घर भी कह सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं शिक्षा का घर, अर्थात इसका कोई न कोई हमें सार्थक रूप दिखाई दे रहा है। एक समझाने का तात्पर्य है, इसके खंड करने का तात्पर्य हमारा ये है कि परिभाषा कह रही है कि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों, तो इसका ये भी सार्थक रूप है। विद्या इसकी मीन्स हो गया शिक्षा, और आलय का मीन्स हो गया शिक्षा देने का जो घर होता है, अर्थात शिक्षा का घर भी कह सकते हैं हम सामान्य रूप से इसे। और ये दोनों क्या है, एक सार्थक रूप को भी प्रदर्शित कर रहा है। दूसरे उदाहरण की कल्पना कर लेते हैं, पाठशाला। जैसे पाठशाला की अगर हम क्या करें, इसका भी खंड करें, जैसे यहाँ पाठ धन शाला, अर्थात ये क्या है, जिन शब्दों का हम आसानी से खंड कर लें और दोनों खंडों का कोई सार्थक रूप हमें अगर दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। नंबर 3 आता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य रूप छोड़कर, मतलब अपने वास्तविक रूप को छोड़ के परंपरा से चले आ रहे हैं। जैसे बोलचाल की भाषा में जो पहले से शब्द चले आ रहे हैं उस किसी विशिष्ट अर्थ, अर्थात अपने सामान्य रूप को छोड़ के जो परंपरा से चले आ रहे हैं उस अर्थ को प्रदर्शित करता है, योगरूढ़ शब्द कहलाता है।
जैसे उदाहरण की बात कर लें, जैसे पंकज। पंक मीन्स क्या होता है? कीचड़। ज मीन्स होता है खिला हुआ, अर्थात कीचड़ में खिला हुआ। कीचड़ में खिला हुआ। अर्थात पंख मीन्स होता है कीचड़, ज मीन्स होता है खिला हुआ, अर्थात कीचड़ में खिला हुआ। तो कीचड़ में क्या खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। यह इससे प्रदर्शित होता है कि ऐसे शब्द जो परंपरा से आ रहे, अपने सामान्य रूप को छोड़ के या अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के किसी विशिष्ट अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।